नमस्कार, सच बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहुगुणा के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि वह एक दूरदर्शी नेता और कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किए। तो मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के नंदन बहुगुणा, जिनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर चित्र पर उन्होंने फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देहरादून में हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और उनके पुत्र व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत स्थानीय विधायक खजान दास सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। तो हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें कई गणमान्य जो लोग हैं वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता भी इस सभा में मौजूद रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान इनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया गया और इस सभा में कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे और उनका जीवन संघर्ष का रहा। उनका कहना था सत्ता जो है वो सेवा है, और जो अगर आपके पास कोई भी पद हो, आप कहीं भी हो, आपको ये देखना चाहिए कि आप समाज के निर्माण में और देश के निर्माण में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। यही उनका सीख है। और हमारे उत्तराखंड में शिक्षा बहुत ज़्यादा है, शिक्षित लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। आंदोलन करके राज्य बनाया तो निश्चित तौर पे उन्हीं का एक तरह से प्रेरणा है जो यहाँ के लोग को है। और मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग हमेशा जो है ऊपर उठ करके और हिमालय से प्रेरणा। बहुगुणा एक विचार थे, बहुगुणा व्यक्ति नहीं थे, और उनके विचारों पर चलकर जिस तरह हम लोग आज जन सेवा में लगे हैं, तो ये उन्हीं की प्रेरणा है। तो वैचारिक रूप से अगर आपने किसी को स्वीकार कर इतने वर्ष बीत गए उनकी मृत्यु को, उसके बाद भी आप पूरे उत्तराखंड में कहीं चले जाइए, लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, लोग उनका सम्मान करते हैं, लोगों ने प्यार करते हैं, और आज भी वो प्यार देखने को मिला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद यही करूँगा कि जैसे अभी माननीय सुबोध उनियाल जी ने कहा है कि जो विचार उनके थे उत्तराखंड के प्रति, इस प्रदेश की नींव डालने का काम उन्होंने किया था जब वो यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे, पर्वतीय विकास मंत्रालय बना के। और उस उत्तराखंड की प्रति आज हम सब की जिम्मेदारी है और हम उम्मीद यही करेंगे सबसे कि उनके विचारों को। युग पुरुष है हम सबके लिए, और हम सबको उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और जिस तरह से उनका देश के लिए और प्रदेश के लिए भी बहुत अभूतपूर्व रहे हो, उनको आज मैं भावभीनी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों पर नए परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों की सीटों पर खतरा भी मंडराने लगा है। इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि प्रदेश में परिसीमन भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता था। ऐसे में नए परिसीमन में भी पहाड़ों के क्षेत्रफल और परिस्थितियों को प्राथमिकता दी जानी जरूरी है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। तो उत्तराखंड का जो इस समय की मांग के हिसाब से जो परिसीमन है, भाई उस क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। आपके 25,000 में भी तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा बनी है, 25,000 में भी तो ये क्यों सोचते हैं। हमारे यहाँ तो 50 या 60-70 हज़ार से ज़्यादा वोटर है, ऐसा तो है।
इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं उत्तराखंड और राज्य में। सारा मैदान को आ जाएगा तो आदमी क्या रहेगा फिर? विधानसभा, एक विधानसभा तो हमारे पास है, विधानसभा जब बढ़ेंगी तो बजट भी बढ़ेगा। विधानसभा की वाइज तो बजट आता है, तो उसके विधानसभा बड़ी थी तो पहले तो बजट बढ़ा था। आज हमारे राज्यसभा के जो सदस्य थी तो केंद्र का बजट भी तो हमको मिल रहा है, तो उसी हिसाब से विधायकों का भी बजट होगा। तो विधायक उत्तराखंड में तो विशेषकर जो यहाँ की नीड बनी ना, अपना उसका भी हमने सुझाव दिया अपनी सरकार है। आप क्षेत्रफल के हिसाब से बजट क्यों नहीं आवंटित करते? आप लगाइए, आपका देहरादून के कैंट में क्या जो बजट हमको मिल रहा है पर्वतीय क्षेत्र पर सड़क के लिए, क्या वो कैंट वाले को मिलेगा, हरिद्वार वाले को मिलेगा, आपको कुंभ वाले क्षेत्र में? तो बजट से क्या करेंगे वो? उनके पास सड़क की जरूरत, निगम भी उनके पास है, जिला योजना भी उनके पास है, विधायक नीति भी उनके पास है, तो वो सड़क है कहाँ और जो पैसा है कहाँ? तो पहाड़ के हिसाब से योजना बननी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं योगेश, परिसीमन की सुगबुगाहट तेज हो गई और उसे लेकर कई लोग जो हैं इसको सही बता रहे हैं, कई गलत बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, इस बार परिसीमन होना है और परिसीमन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ये परिसीमन बहुत अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। जिस तरह से आपने भी कहा कि कई लोग इसे सही बता रहे हैं, कई लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन जो परिसीमन का जो रूप रंग जो सामने आ रहा है उसके तहत ये है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उन पहाड़ी क्षेत्रों की जो सीटें हैं वो कम होने जा रही है। यानी कि वैसे तो 70 सीटें ही रहेंगी उत्तराखंड के, अगर देखे जाए तो 70 विधानसभा सीटें, लेकिन इस समय अनुपात ये है कि पहाड़ों में जो विधानसभाएं हैं वो ज्यादा है और मैदानी क्षेत्र में विधानसभाएं कम है। लेकिन परिसीमन के बाद ये माना जा रहा है कि ये हो जाएगा कि 5 सीटें जो पहाड़ी क्षेत्र की हैं, 5 सीटें वो कम होकर मैदानी क्षेत्रों में चले जाएंगे। यानी कि संख्या जो विधानसभाओं की है वो मैदानी क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। और ये परिसीमन होने से पहले ही जो है कई सारे लोग सवाल खड़े करने लगे हैं, लोग कहने लगे हैं कि इससे जो पहाड़ की जो बात कही जाती है, जो पहाड़ को कहा जाता है कि पहाड़ को आगे बढ़ाना है, तो वो चीज इससे प्रभावित हो सकता है। इसको लेकर जो है कई लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी देने के लिए। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रशासन के सामने रखी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 40 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 16 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई और निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया, जबकि कुछ मामलों में जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित कर परीक्षण कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे फरियादी भी जिला प्रशासन की इस पहल से संतुष्ट नजर आए। तो जनता मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें तमाम जो जनता है वो अपनी शिकायतें लेकर पहुंची और कई शिकायतों का मौके पर भी समाधान किया गया, बल्कि कई शिकायतों को जो है लिख लिया गया है और उनके निस्तारण पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 40 शिकायतें सामने आई हैं। पानी की समस्या रहती है, हमने उनसे प्रार्थना की कि टैंक बड़ा बनाओ, उन्होंने आश्वासन दिया। फिर गांव में लोगों के पानी के 2-2 बिल आ रहे हैं, हमने कहा इसकी भी निष्पक्ष जांच कर दी जाए, क्योंकि अधिकतर सब लोग बूढ़े लोग हैं। तीसरी चीज़ हमने ये कहा, गांव में जो सड़कें हैं, जो गांव में पगडंडियां हैं, वो सीमेंट की ना हो, वो पत्थरों की हों, क्योंकि बरसात में उनमें काई जम जाती है, चलना मुश्किल हो जाते हैं। रास्ता बहुत ऊँचा ना हो, थोड़ा सा रास्तों का तो लेवल 1 फीट हो ताकि हम लोग चल सके। चौथी समस्या हमने ये कहा कि जैसे हम बागवानी लगाना चाहते हैं, हम पौधे लगाना चाहते हैं, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया और धैर्यपूर्वक सुना। मैं डीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। ये उत्तराखंड सरकार की मुहिम है, बहुत अच्छी मुहिम है और हम चाहते हैं कि अधिकारी इसी तरह से समस्याएं सुने ताकि लोगों में विश्वास बना।
चंपावत में आयोजित साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम जन सेवा का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा, जहां जिला अधिकारी मनीष कुमार ने 93 शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। दुरुस्त क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और डीएम ने शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर समाधान की निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिससे जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हुआ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी अजय गणपति ने बड़ी कार्रवाई की है। शक्ति फार्म चौकी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन की लगातार मिल रही खबरों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने चौकी प्रभारी समेत वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। मामले में ड्यूटी के प्रति उदासीनता और अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश न लगा पाने को लेकर गंभीर लापरवाही मानते हुए ये कार्रवाई की गई है। इस कार्यवाही के तहत शक्ति फार्म चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र भट्ट सहित कुल 8 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया। एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जनपद में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंपावत में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद में एक अनोखी पहल की गई है। डाइट लोहाघाट द्वारा कुमाऊनी भाषा में तैयार किए गए 2 जन जागरूकता गीतों का विमोचन जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इन गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को वनाग्नि के दुष्परिणामों और जंगलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। डाइट लोहाघाट ने उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से कुमाऊनी भाषा में 2 गीत धूमन हेगो सार पहाड़ और सूड़ो सूड़ो में वेड़ियों तैयार किए गए। इन गीतों के माध्यम से लोगों को जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान और वन संरक्षण के महत्व का संदेश दिया जाएगा। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा एक शोध कार्य हमारा स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत हम वनाग्नि जागरूकता पर एक शोध कार्य कर रहे हैं और वो अभी प्राथमिक चरण पर है। और चूंकि हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, वनाग्नि की घटनाएं हर वर्ष होती रहती है, तो उस पर हमने जन जागरूकता के लिए कुमाऊनी भाषा में 2 गीत रचे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री कम गीत हैं। तो उनका लॉन्चिंग के लिए सर से हमने समय मांगा था। ये हम सभी का दायित्व है, चाहे हम किसी भी विभाग से एसोसिएटेड हों। तो हमने अपने डीएलएड के प्री सर्विस के स्टूडेंट्स के सहयोग से ये 2 गीत तैयार किए हैं। हम सभी विभागों को आज लॉन्चिंग के बाद ये। देहरादून से खबर है, जहां पर पटेल नगर स्थित कबाड़ी बाजार में देर रात कूड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर कबाड़ के करीब 3 से 4 गोदामों में आग लगने की पुष्टि हुई है। आग की वजह से रास्ते में टूटकर गिरी हाई टेंशन लाइन में लगातार स्पार्किंग हो रही थी, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। आग की विकरालता को देखते हुए अन्य फायर टेंडरों को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 5 फायर टेंडरों की मदद से करीब 1.5 लाख लीटर पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो देर रात ये भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि कबाड़ी बाजार में ये आग लगी है। इस कबाड़ी बाजार में आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी इस पर जांच जारी है। आपको बता दें कि आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की टीम पहुंची और आग पर कई घंटों तक काबू पाने का प्रयास किया गया, तब जाकर आग जो है
काबू में आई और इसके बाद जो है स्थिति सामान्य हुई। तो हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर भी गया था इस दौरान। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में लगातार 3 दिनों से गैस सिलेंडर ना मिलने से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। भारत गैस के उपभोक्ताओं ने गुलर भोज रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। उपभोक्ताओं का कहना है कि 3 दिन से सिलेंडर की सप्लाई बाधित होने के कारण बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिली है, जिसके चलते मजबूरी में उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट अपनी टीम के साथ प्रदर्शनकारियों को समझाया और समझा बुझाकर जो है जाम को खुलवाया। जनता के शायद न्याय नहीं होगा तो जनता सड़कों पे तो आएगी। जनता के पास क्या है और कोई काम है, कोई उनके पास कोई अधिकार कोई सुनने वाला है? भाई ये जब ये स्थिति शुरुआत हुआ तो हम लोगों ने दिनेशपुर चौराहे पे हम लोगों ने सिलेंडर लेके जो भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन का यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कमेंट्स किया कि ये विपक्ष का उल्टा सीधा काम है, विपक्ष बेकार के काम लोगों को उकसा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुल मिला के विपक्ष सही नहीं कर रहा है। तो जबकि टोल फ्री नंबर का ये हाल है, सारा दिन में वो नंबर खुलता नहीं है, शाम को शायद 1 आध घंटे शासन उसको तबियत खराब हो गई है सिलेंडर लेते लेते। मैं आज 2 दिन हो गए मुझे ड्यूटी बंद करके मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। यहाँ आके भी तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मेरे घर में एक भी मतलब किसी का घर का खाना अभी तक बना भी नहीं है। मैं 3 बजे से यहाँ पे रुकी हूँ, ना कोई सिलेंडर मिल रहा है ना कुछ भी। और मेरा तबियत उनकी खराब इतनी खराब हो गई, मैं उसको दवाई देके फिर यहाँ पे दोबारा आई हूँ। मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मुझे सिलेंडर मिलना चाहिए। मैं सबको मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ सबको कि मुझे सिलेंडर मुझे मिलना चाहिए आज। उसने कहा कि सिलेंडर आज नहीं मिलेंगे, आप लोग घर चले जाओ। अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन गाड़ी लोग किससे आएंगे, क्या पता कब तक आएंगे गाड़ी, इसका कोई पता नहीं है। तो आएंगे तो किसी को नहीं। देहरादून से जारी आदेश में उत्तराखंड सरकार ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई एसओपी लागू की है। पर्यटन सीजन और आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए गैस उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार के अनुसार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए फार्मास्यूटिकल और होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट, ढाबे, गेस्ट हाउस और डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित कई क्षेत्रों के लिए कुल 2650 सिलेंडरों का आवंटन तय किया गया है। जिलों के हिसाब से वितरण में देहरादून को 31% के साथ सबसे अधिक हिस्सा दिया गया है। उत्तराखंड स्थित पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट और राज्य सरकार के बीच तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और रतूड़ा, जोशीमठ, गोविंद घाट और घांगरिया में मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भी बातचीत हो चुकी है। राज्य सरकार ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने का भरोसा दिलाया है। एक समुद्र तल से करीब, आपको बता दें कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुरुद्वारा सिख धर्म का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है मुझे बताते हुए कि इस वर्ष होने वाली श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शनिवार 23 मई को प्रारंभ होगी। ये आज ही मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सारे हालात देखते हुए और ये देखते हुए कि इस बार बर्फ़ की कम पड़ी है, तो इसको पिछली बार हमने 25 तारीख को शुरुआत की थी, इस बार 23 तारीख को कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी यात्री इस बार आए, सुखद यात्रा अपना आनंद लेकर और वापस जाएं। और सभी यात्रा की जो तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें बाहर विदेशों से, देशों से लोग आते हैं, तो इस करके अनाउंस कर दिया गया है कि 23 तारीख को यात्रा का प्रारंभ होगा।
उत्तराखंड से खबर है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा प्रकाशित स्मारिका प्रयास बेहतर कल के लिए का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल खेल प्रति गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है बल्कि सकारात्मक कार्य संस्कृति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल मानव जीवन में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं और सचिवालय कर्मियों से नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया गया, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है और कार्य कुशलता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। टिहरी गढ़वाल के गंगी गांव में एक बार फिर जोरदार बर्फबारी हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है और गांव बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। स्थानीय किसान इस बर्फबारी को राहत भरी मान रहे हैं क्योंकि इससे सेब और अन्य फलों को लाभ मिलेगा। वहीं पर्यटकों के लिए गंगी गांव आकर्षण का केंद्र बन गया है। स्थानीय निवासी धर्म सिंह ने बताया कि इस वर्ष कम बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब किसानों को राहत मिली है। ग्राम प्रधान अंगूरा देवी ने कहा कि गाँव तक सड़क और बिजली की सुविधा तो पहुंची है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और प्रयासों की अभी जरूरत है। देहरादून से आई पर्यटक मीनाक्षी राणा और अनुभव कुड़ियाल ने गंगी की प्रकृति और सुंदरता और बर्फबारी का आनंद लिया। वहीं पर्यटक संजय सिंह और नन्ही पर्यटक आंचल ने भी इसे बेहद सुंदर स्थान बताया। 2-3 महीने से बर्फबारी नहीं हो रही, सारी धूल मट्टी थी, मट्टी उड़ रही थी और आज बर्फबारी हुई। आज शायद के दो गते हो गए हैं और आलू लगा रहे थे। यहाँ कृषक के लिए भी बढ़िया हुआ, सेब के लिए बढ़िया हुआ, बागवानी के लिए सेब भी लगा रहे थे। यहाँ 8-9 हज़ार पौधे लोगों के और आलू भी लगा रहे थे। तो ये जैसी खाद पड़ती है वैसी बर्फ पड़ी है। आज सारे गाँव वाले मतलब खुश हो रखे हैं कि ये बर्फ जैसी खाद पड़ती है वैसी पड़ी। पर्यटक कितने पहुँचे हैं? पर्यटक तो बहुत सारे पर्यटक। प्रतापनगर से आई हूँ। मेरा गांव का नाम माजक है और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कितनी बार आए आप? मैं यहाँ पर पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ और यहाँ बहुत सुंदरता है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ का जो है नज़ारा है। देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं अभी जो दी हैं लोगों को, उसके लिए बहुत अच्छा गाँव वाले बहुत सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट का। और आगे भी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो इसके आगे जो है कई सारे जो है बुग्याल हैं, तो वहाँ पर भी जो है हम लोग जो है पहुँच पाएंगे आसानी से। तो बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छा बर्फबारी आज के समय में मार्च में जो हुई है, इस बर्फबारी से जो है किसानों में बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि ये खेती के लिए यह बर्फबारी बहुत ही उपजाऊ साबित होगी। जैसे गंगी में खेती, आलू की खेती हो गया, सेब की खेती हो गई। इस तरह से जो गंगे के किसान हैं उनको बहुत ही इस बर्फ़ से खुशी की लहर उनके चेहरों पर देखने को मिल रही है। तो पर्यटक की दृष्टि से भी मैं आपको सितारगंज से खबर है जहां अवैध खनन के मामले में पुलिस की लापरवाही भारी पड़ गई। अवैध खनन की शिकायत सही पाए जाने के बाद एसएसपी अजय गणपति ने एक्शन लेते हुए शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज प्रकाश भट्ट समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें कि लंबे समय से क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन जारी था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। जब पुलिसकर्मी अवैध मिट्टी खनन नहीं रोक पाए तो कुछ सप्ताह पूर्व तहसीलदार हिमांशु जोशी के आदेश पर राजस्व कर्मियों ने अवैध मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा था, जिसके बाद मिट्टी माफिया तहसील कर्मियों से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग गए थे, जिस पर तहसीलदार ने अवैध मिट्टी माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ जिसमें माफिया जो है दिखाई दे रहे थे। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 31 तारीख को हमारी इसी तरह से सूचना पे टीमें गई, राजस्व टीमें गई, पटवारी की टीमें जो थी, तो उनमें 2 पटवारी थे हमारे, त्रिलोचन सुयाल और पंकज चंद। उनको एक गाड़ी इस टाइप से मिली जो मिट्टी ले जा रही थी। कागज मांगने पे कागज दिखाया और वो भागने लगा। उनको लोगों को इकट्ठा किया इसने और फिर उसके बाद उनके कब्जे से गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया और लेके भाग गया, मिट्टी रोड पर गिराई। इसके वीडियोज़ मौजूद हैं, तो इन पर हमने FIR दर्ज कर दी है आवश्यक कार्रवाई के लिए। और इसी प्रकार से जो भी इस तरह से अवैध खनन करके बिना किसी अनुमति करेंगे उसमें कार्रवाई की जाती रहेगी।
इससे जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है? हाँ, इसमें मेरे कार्यकाल में ही 4-5 ट्रैक्टर्स की जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है और जो है ज़मीनें खोदी गई थी अवैध रूप से उन पे चालान बने